जीएसटी के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं टोटल टर्नओवर, कुल टर्नओवर। इसके अर्थ में निम्नलिखित सभी का कुल मूल्य सम्मिलित किया जाता है। ए, कर योग्य आपूर्तियाँ। बी, कर से मुक्त आपूर्तियाँ। सी, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात। डी, अखिल भारतीय आधार पर गणना करने पर समरूप स्थायी खाता संख्या पैन वाले व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्तियाँ, परंतु इसमें निम्नलिखित को बाहर रखा गया है। आपूर्ति का मूल्य जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज पर कर देय होता है। केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर। उदाहरण के लिए, यदि एक डेयरी की दुकान दूध जो कर से मुक्त होता है और मक्खन, चीज़, छेना आदि जो कर योग्य है बेच रही है, तो उसके कुल टर्नओवर में दूध की बिक्री के साथ साथ मक्खन, चीज़, छेना आदि की बिक्री भी सम्मिलित होगी। यदि दूध की बिक्री 35 लाख रुपए प्रतिवर्ष है और मक्खन, छेना आदि की बिक्री 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष है, तो पंजीकरण के लिए वह उत्तरदायी होगा, अर्थात जीएसटी एक्ट में उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कुल टर्नओवर 40 लाख की सीमा से अधिक है। एकमात्र वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पंजीकरण की यह सीमा रेखा है। ध्यान दें, यह सीमा समय समय पर बदलती रहती है। उदाहरण संख्या 2, आगरा जो उत्तर प्रदेश में है, एक निर्माता द्वारा जयपुर जो राजस्थान में है स्थित उसके माल गोदाम में स्टॉक को हस्तांतरित करता है, तो वह भी उसके कुल टर्नओवर में शामिल किया जाएगा। परिभाषा नंबर 2, कारोबार, बिजनेस। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 217 में कारोबार को परिभाषित किया गया है। कारोबार या व्यापार में इस परिभाषा के अनुसार जिनको शामिल किया गया है वो है कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, व्यवसाय, साहस, दांव या कोई अन्य सामानिक गतिविधि, चाहे वह एक आर्थिक लाभ के लिए है या नहीं। एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलरिटी एक्टिविटी, वेदर और नॉट इट इज़ फॉर ए पिक्यूनरी बेनिफिट। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि कोई व्यापार, निर्माण, वाणिज्य, पेशा जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है या उससे कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाता है, तो भी इसको कारोबार माना जाएगा। उदाहरण के लिए, एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता कुछ चित्रों को चित्रित करता है और उन्हें बेचता है। ऐसी बिक्री से जो भी प्रतिफल आता है वह समस्त प्रतिफल एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करेगा। अभिनेता द्वारा चित्रों की बिक्री को आपूर्ति माना जाएगा, भले ही यह एक बार की घटना हो और उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो। उपरोक्त के संबंध में या उसके संयोगिक या सहायक कोई भी गतिविधि या लेन देन को भी कारोबार में सम्मिलित किया जाएगा। Business will be including any activity or transaction in connection with or accidental or ancillary to the above activities discussed. ध्यान दें, इस बिंदु के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यदि मुख्य गतिविधि व्यवसाय की परिभाषा में आती है तभी उसकी सहायक गतिविधि कर योग्य होगी। उदाहरण के लिए, किसी मंदिर द्वारा लड्डू की बिक्री व्यापार नहीं हो सकती, क्योंकि मंदिरों की मुख्य गतिविधि व्यापार नहीं है, इसलिए लड्डू या प्रसाद का बेचना किसी भी परिस्थिति में व्यवसाय नहीं माना जाएगा। परंतु यदि एक फर्नीचर निर्माता लकड़ी के बुरादे को बेचता है, तो क्योंकि फर्नीचर उसका मुख्य व्यापार है और व्यापार माना जाता है, तो बुरादे को बेचना भी उसके व्यापार में सम्मिलित किया जाएगा। पुराने संयंत्र और मशीनरी, पुराने कंप्यूटर, पुराने फर्नीचर, पुरानी कार,
पुराना प्रिंटर, स्क्रैप की बिक्री पर जीएसटी लगेगा, भले ही कर योग्य व्यक्ति इन संपत्तियों को बेचने का कारोबार न करता हो। उपरोक्त में की गई कोई भी गतिविधि या लेन देन कारोबार की परिभाषा में सम्मिलित होगी, भले ही उस गतिविधि या लेन देन की मात्रा, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी या नियमितता रेगुलरिटी हो या न हो। ऐसे लेन देन जो अनियमित, कैजुअल और इर्रेगुलर आधार पर किए जाते हैं, वह भी इस बिंदु की वजह से कारोबार की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। व्यवसाय को शुरू करने या बंद करने के संबंध में वस्तुओं, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और सेवाओं की आपूर्ति या अर्जन करना, यह भी व्यापार की या कारोबार की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। यानी सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ एनी बिजनेस। जब कोई साझेदार फर्म को शुरू करने के लिए अपने पूंजी योगदान के रूप में कोई संपत्ति या स्टॉक लाते हैं, या फर्म के विघटन के समय जब साझेदार को फर्म के द्वारा कोई संपत्ति का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तब इस लेन देन को व्यवसाय की, कारोबार की परिभाषा में शामिल किया गया है। किसी क्लब, संघ, समाज या वैसी ही संस्था द्वारा उसके सदस्यों के लिए किसी अंशदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई सुविधा या व्यवस्था भी कारोबार में सम्मिलित की जाती है। प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। क्लब और उसके सदस्यों को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाता है। भोजन हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट्स, खेल सुविधाएं, लाइब्रेरी सेवाएं इत्यादि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो उपरोक्त संस्थाएं अपने सदस्यों को प्रदान करती है। एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कुछ मामूली शुल्कों के बदले अपने मेंबर्स के पानी के बिल जमा कराने की सेवा प्रदान करता है। किसी क्लब या एसोसिएशन या समाज द्वारा अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करने को आपूर्ति के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसे कारोबार की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसी भी परिसर में प्रतिफल के बदले व्यक्तियों का प्रवेश, एडमिशन फॉर एनी कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रेमाइसेस। उदाहरण के लिए, शुल्क या अन्य प्रतिफल के बदले में किसी पार्क, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल या गेमिंग इवेंट जैसे किसी भी परिसर में प्रवेश करना। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पद धारक के रूप में दी गई सेवाएं जो उसने अपने व्यापार, पेशे या कारोबार के दौरान या उसे फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है। Services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation। यदि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसने यह पद अपने कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार किया है। रेस क्लब द्वारा टोटलाइजेशन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, या ऐसे क्लब द्वारा बुक मेकर को अपने क्लब के लिए लाइसेंस देना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजेशन और ए लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्लब। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि टोटलाइजेटर को एक पावर म्यूचुअल मशीन या एक कंप्यूटर कहा जाता है जो दाव, बैट्स रिकॉर्ड करता है और विजेताओं के बीच शर्त की कुल राशि को विभाजित करता है। एक बुक मेकर रेस कोर्स या स्पोर्टिंग ग्राउंड में आम जनता को सट्टेबाजी की सेवाएं प्रदान करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई कोई भी गतिविधि या लेन देन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में लगे हुए हैं, उनकी गतिविधियों को भी कारोबार में सम्मिलित किया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की संप्रभु गतिविधियों, सोवेरियन एक्टिविटीज़ पर जीएसटी को लागू नहीं किया गया है, यानी उस पर जीएसटी की छूट प्रदान की गई है। कारोबार का कार्यक्षेत्र, बिजनेस वर्टिकल। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 218 के अनुसार ऐसे उद्यम के किसी विशिष्ट घटक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट से है जो
ऐसे अलग अलग वस्तु या सेवाओं के या ऐसे संबंधित वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ है जिसके जोखिम और प्रत्याय रिस्क एंड रिटर्न अन्य कारोबार कार्यक्षेत्र से अलग है। वस्तु और सेवाएं संबंधित है या नहीं यह जानने के लिए जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनमें इनको सम्मिलित किया जाता है। वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति, वस्तु या सेवाओं के ग्राहकों का प्रकार या वर्ग, वस्तु या सेवाओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां तथा विनियामक पर्यावरण रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की प्रकृति जहां भी लागू हो। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा या सार्वजनिक उपयोगिताएं पब्लिक यूटिलिटीज को सम्मिलित किया जाता है। प्रतिफल कंसिडरेशन सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 231 में वस्तु या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्रतिफल के अंतर्गत जिनको सम्मिलित किया जाता है वे इस प्रकार है। वस्तु या सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में या उनके बदले में या उनके प्रलोभन के संबंध में चाहे धन के रूप में या अन्य रूप में किया गया या किया जाने वाला कोई भुगतान प्रतिफल कहलाएगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सब्सिडी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रतिफल मौद्रिक या गैर मौद्रिक रूप में हो सकता है या आंशिक रूप से मौद्रिक और आंशिक रूप से गैर मौद्रिक रूप में हो सकता है। मौद्रिक प्रतिफल में सम्मिलित किया जाता है कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक खाते से कटौती आदि। जबकि गैर मौद्रिक प्रतिफल में शामिल किया जाता है वस्तु विनिमय, आंशिक विनिमय, कोई काम करने या न करने की सहमति देना। आपूर्ति के संबंध में या प्रलोभन के संबंध में इसका अर्थ होता है कि आपूर्ति और प्रतिफल के बीच एक सीधा संबंध होना चाहिए और प्रलोभन के संबंध में इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कुछ देना ताकि वह बदले में कुछ और कर दे। अब हम कुछ उदाहरण से इसको समझेंगे। एक रेस्टोरेंट के मालिक ने संभावित ग्राहकों को अपने रेस्टोरेंट पर लाने के लिए यात्रियों को ले जाने वाली बसों के ड्राइवरों को मुफ्त भोजन खिलाने का प्रलोभन दिया। चूँकि खाली बसों के ड्राइवरों को भोजन नहीं दिया जाता है इसलिए यात्रियों को रेस्टोरेंट तक लाने के कार्य में और मुफ्त भोजन खिलाने के बीच एक सीधा संबंध है। यहाँ पर निःशुल्क भोजन को प्रतिफल माना जाएगा। अनाथालय को दान देना प्रतिफल नहीं माना जाएगा क्योंकि बदले में अनाथालय द्वारा दाता को माल या सेवाओं की कोई आपूर्ति नहीं है। इसी प्रकार प्रतिफल वस्तु या सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो सकता है। एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक बाध्यकारी अनुबंध किया जिसके अंतर्गत एक अन्य व्यक्ति हथौड़ों की सप्लाई श्रीमान को करेगा। यहाँ पर श्रीमान को प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति से मिल रहा है भले ही उसने स्वयं ने वस्तु की आपूर्ति संबंधित व्यक्ति को नहीं की हो। वस्तु या सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में या उसके बदले में या उसके प्रलोभन में किसी कार्य को करने या उससे अलग रहने का मौद्रिक मूल्य भी प्रतिफल माना जाएगा। इसमें भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सब्सिडी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्रीमान राजेश AB एसोसिएट के पार्टनर थे जो फर्म से रिटायर हो रहे हैं। फर्म ने 1 करोड़ देने के बदले में 5 साल के लिए श्रीमान राजेश के साथ गैर सक्षमता समझौते नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए जिसके अंतर्गत वह 5 साल तक फर्म का प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता है। इस मामले में श्रीमान राजेश प्रतिस्पर्धी व्यवसाय को नहीं करने के लिए समझौता कर रहे हैं जिसको एक कर योग्य आपूर्ति माना जाएगा और उस पर GST लगाया जाएगा। अपवाद वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में दी गई जमा की राशि को ऐसी आपूर्ति के लिए किए गए भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा जबकि आपूर्तिकर्ता ऐसी जमा राशि को आपूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में प्रयोग न करे। जमा राशि सामान्यतः वापस लौटाए जाने योग्य होती है। वस्तु का अर्थ मीनिंग ऑफ गुड्स CGST अधिनियम 2017 की धारा 252 में वस्तु से आशय धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी से है जिसमें अभियोज्य दावे एक्शनेबल क्लेम्स, उगती फसलें,
भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास और वस्तुएं शामिल है जिनको आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के रूप में उन्हें भूमि से अलग करने की सहमति दे दी गई हो। सेवाओं के अर्थ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 102 के अंतर्गत वस्तु, धन और प्रतिभूतियों के अलावा प्रतिफल के बदले सब कुछ करना सेवाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन एक ऐसी गतिविधि जिसके अंतर्गत किसी करेंसी को नकद या किसी और करेंसी में परिवर्तन किया जाता है और जिसके बदले में अलग से प्रतिफल लिया जाता है, तब ऐसी आपूर्ति को भी सेवाओं में सम्मिलित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक विदेशी मुद्रा डीलर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तन करने के लिए कमीशन लेता है। एक व्यक्ति को जिसे विदेश जाना है, भारतीय मुद्रा के बदले में वह अमेरिकी डॉलर प्राप्त करता है और इसके बदले में डीलर को कमीशन देता है। तो इन सेवाओं की गतिविधियों से संबंधित कमीशन क्योंकि अलग से चार्ज किया जाता है, तो उन्हें आपूर्ति माना जाएगा। एक व्यक्ति ने घर के निर्माण के उद्देश्य से बैंक से 5 साल की सेवा अवधि के लिए 5 लाख रुपए का ऋण लिया। किस्त प्रत्येक महीने के अंत में चुकाई जाएगी। ऋण लेने के समय उसने 5,000 रुपये के दस्तावेज शुल्क, डॉक्यूमेंट चार्जेस का भुगतान किया। ऐसे मामले में ऋण लेना सेवाओं की आपूर्ति नहीं है, लेकिन दस्तावेज शुल्क पर जीएसटी लगाया जाएगा क्योंकि उसे कारोबार में सम्मिलित किया जाता है। यदि एक व्यक्ति बैंक में 1 लाख रुपए की नकदी जमा करते हैं तो यह सेवा की आपूर्ति नहीं मानी जाती है। बैंक में नकदी जमा कराने पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जाता। पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 219 में पूंजीगत वस्तु का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसके मूल्य को खातों में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजीकृत यानी कैपिटलाइज किया जाता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और उस माल को कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए इस्तेमाल करता है या करेगा। इस प्रकार हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में इस व्याख्यान में बात की। कुछ अन्य परिभाषाओं के बारे में अन्य व्याख्यान में बात करेंगे, अगले व्याख्यान में बात करेंगे।